औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आगे जाना बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाने के लिए एक निगाह पीछे देखना भी ज़रूरी है। इस तरह हमारी मंजिल और ज़्यादा आसान और साफ हो जाएगी। पीछे देखने का मतलब है पिछले लेक्चर का रीकैप, यानी हम दोहराई जिसे कहते हैं, बर्ड आई व्यू पिछले लेक्चर को देना। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिबेंचर्स। डिबेंचर एक ऐसी दस्तावेज है जो कर्जे का एतराफ़ करती है। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट issued by the company as an evidence of its debt. It is a security issued and allotted to the investor under the common seal of the company. यानी इन्वेस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है इस डिबेंचर से। डिबेंचर इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक किस्म का मुआहदा है फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट and the interest thereon at a specified rate. There are different kinds of debentures. We have the ordinary debenture, redeemable debenture, irredeemable debenture, the bearer debenture, perpetual debenture, mortgage debenture, convertible debenture. याद रखिए, the debenture holders and the shareholders, they have the right to receive a copy of a trust deed for securing any issue of debenture at their request on payment at a prescribed fee. उसके साथ ही कंपनी ट्रस्ट डीड का ट्रस्टी अपॉइंट करती है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, उसके साथ ही कंपनी अपॉइंट करती है ट्रस्टी को टू इंश्योर फॉर द सिक्योरिटी टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डेट, एंड द ट्रस्टी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। ट्रस्टी क्यों कंपनी अपॉइंट करती है? क्योंकि ट्रस्टी जो होता है वो डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स का ख्याल रखता है। The power of the company to reissue the redeemed debenture in certain cases under 116. ये हमने देखा था कि कंपनीज के पास ये इख्तियार है कि जो डिबेंचर्स उस कंपनी ने प्रीवियसली इशू किए थे उसको दोबारा भी वो री इशू कर सकती है। और जब हम जब री इशू करते हैं, सो अपॉन री इशू द डिबेंचर वील कंसिडर दिस री इशूइंग एज एंटायरली अ न्यू डिबेंचर। अब ये डिबेंचर होल्डर की मर्जी है कि वो चाहे तो इसकी जगह कहे कि एक और नया डिबेंचर मुझे इशू कर दें, या यही डिबेंचर दोबारा री इशू कर दें। सो द कंपनी हैज द पावर टू री इशू द रिडीम्ड डिबेंचर इन सर्टन केसेस। और आपको पता है रिडीम डिबेंचर कौन सा होता है? वो डिबेंचर जो कंपनी बाय बैक करती है, रिडीम डिबेंचर जो वो वापस लेती है एक खास टाइम के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि सेक्शन 116 ये कंपनी को ये पावर देता है टू री इशू दैट रिडीम डिबेंचर प्रीवियसली इशूड इन सर्टन केसेस। उसके बाद हमने देखा था अबाउट द सेक्शन 149 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कि सेक्शन 189 कहता है कि कंपनी इस डिबेंचर होल्डर का, इस डिबेंचर का रिकॉर्ड रखेगी। द कंपनी शैल मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984।
ये जो रजिस्टर जिसका कंपनी जिसको रखेगी अपने रिकॉर्ड में, उसमें क्या होगा? द नेम्स एंड एड्रेसेस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर जिसके नाम कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, जिसने कंपनी को कर्जा दिया है, सो उस बंदे का नाम, उसके तमाम पर्टिकुलर्स, उसका नाम, वल्दियत, पता, मुस्तकिल पता, पेशा, मजहब, ये तमाम उसके पर्टिकुलर्स होते हैं। सो ये ऑल दीज पर्टिकुलर्स आर गिवन इन दी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। उसके साथ साथ उसमें लिखा होता है अबाउट दी डिबेंचर हेल्ड बाय ईच डिबेंचर होल्डर, कि किस डिबेंचर होल्डर के पास कौन सा डिबेंचर है, कौन सी किस्म का डिबेंचर होल्डर है, इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है, ऑर्डिनरी है, कौन सा है। डेट एट विच each person was entered on a register of debenture holder, यानी कब ये बंदा डिबेंचर बना था, इसकी तफसील होनी चाहिए। The amount of the debenture to be considered as paid by each holder, and finally the total number of the debenture bonds or securities, कि कितने debentures इस बंदे के नाम इशू हुए हैं। All these records, all these details are to be kept in section 149 of the Companies Ordinance 1984. So ये था हमारा टॉपिक डिबेंचर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में in our previous lecture. Our today's lecture is about the mortgages and charges of the company. In this chapter, I'll discuss about the modes of giving security for borrowing, कि कौन कौन से तरीकों से हम कंपनी के कर्जे को सिक्योर कर सकते हैं, कि जो कर्जा लिया हुआ है उसको हम सिक्योर करें। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, कि जो दिस फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज इज एक्चुअली दीज आर दी टाइप्स ऑफ चार्जेस। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस अंडर सेक्शन 121, और हम देखेंगे कि जी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस इज टू बी केप्ट बाय द कंपनी एंड बाय द रजिस्ट्रार एज वेल। रजिस्ट्रार भी इन मॉर्गेजेस और इन चार्जेस का रिकॉर्ड रखेगा और कंपनी भी इनका रिकॉर्ड रखेगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रजिस्टर है मॉर्गेजेस का या चार्जेस का, क्या इसमें कोई रेक्टिफिकेशन हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे। और उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज इज पेड ऑफ, जब ये चार्ज अदा कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई होप यूल पे द अटेंशन, गौर करें क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर समझने वाला है, समझेंगे तो समझ आएगी। पढ़ना है तो एक दो दफा पढ़ेंगे तो आप पे चीजें क्लियर होती जाएंगी। मॉर्गेज एंड चार्ज, मैं आपको पहले इस पूरे चैप्टर को समराइज करती हूँ। समराइज करने के बाद आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स इन अ सिंपल वे, और फिर मैं आपको उसको लॉ टर्मिनोलॉजी में लेके जाऊंगी। सो द चैप्टर इज अबाउट द मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। मॉर्गेजेस एंड चार्जेस क्या होते हैं, मैं आपको सिंपली बता दूं। मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज ये है जनाब के जी, हम कंपनी जब कर्जा लेती है तो वो अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज जब वो रहन रखवाती है, कभी वो गिरवी रखवाती है कुछ चीजें। सो ये जो रहन और गिरवी है, सो इसको हम कहते हैं, ये कंपनी करती है जब कंपनी कर्जा लेती है। ऑफ कोर्स जो बंदा कर्जा देता है, जो बैंक कर्जा देता है, तो उसको अपने इस कर्जे को सिक्योर करना है। वो कंपनी को कहती है कि जी हाँ आप ये पैसा ले लो। आप कंपनी उसे कहती है कि जी, बैंक उस कंपनी को पैसा देती है और जवाब में कंपनी बैंक के पास अपनी कोई चीज रहन रखवा लेती है, कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी, वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी बैंक के पास मॉर्गेज करा लेती है। और
अब जब वो मॉर्गेज करा लेती है तो वो कर्जा ले लेती है उसके जवाब में। अब होता ये है कि जो बैंक है वो उस कर्जे पे इंटरेस्ट भी लेगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी आखिर में जब वो मैच्योर हो जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक को वापस करनी पड़ेगी। अब सपोज कंपनी ने बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया, इंटरेस्ट तो बैंक को मिलता रहा है लेकिन बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट उस तारीख पर स्पेसिफाइड डेट पे नहीं मिला। सो उसके बाद कंपनी चार्ज लागू करेगी कंपनी के ऊपर कि जी जब तक के आप डेट नहीं अदा करते, कर्जा वापस नहीं करते तो कंपनी पे एक चार्ज होता है, एक क्लेम होता है बैंक का। सो इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। द टॉपिक इज द मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज कि जब भी कंपनी कर्जा लेती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब कंपनी कर्जा लेती है तो जवाब में वो कंपनी को या जिससे भी वो कर्जा लेती है वो प्रोवाइड करती है अपने कोई एसेट्स, कोई भी असासाजात टू द लेंडर। Whenever a company borrows money, so the company will provide some assets to the lender. जिससे कंपनी ने पैसा लिया है उसको कंपनी अपने कोई एसेट्स प्रोवाइड करती है एज अ सिक्योरिटी for the repayment of loan or other obligations. This activity is called the creation of mortgage. जब कंपनी ने पैसा लिया और अपने कोई एसेट्स वहां जमा कराए, उसको दिए बैंक को या किसी जिससे भी कर्जा लिया है लेंडर को, सो ये होता है मॉर्गेज। पैसा लिया, एसेट दिया, यह है मॉर्गेज। अब जब कंपनी वो तमाम पैसा वापस करेगी तब उसको अपना वो असासा, अपना वो एसेट दोबारा मिलेगा, राइट? ये होता है मॉर्गेज। and the particulars of the charge are required to be reported to the registrar. अब कंपनी ने क्या करना है? कंपनी ने या जो लेंडर है दोनों में से किसी ने ये करना है कि इस मॉर्गेज को जाके रजिस्टर कराना है, बताना है रजिस्ट्रार को कि कंपनी ने इतना पैसा लिया और जवाब में कंपनी ने ये जनाब जो है अपने एसेट्स मॉर्गेज कराए हैं, रहन कराए हैं। So this is the particulars of the charge are required to be reported to the registrar concerned in the manner provided under the company's ordinance 1984। यानी इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब भी कंपनी रहन रखवाती है अपनी कोई भी प्रॉपर्टी और वो कर्जा लेती है तो वो इस तमाम अपने इस मॉर्गेज के पर्टिकुलर्स रजिस्ट्रार को बताएगी, उसके पास जमा कराएगी। The particulars of mortgage are required to be reported to the registrar concerned within 21 days from the date of its creation। जिस दिन मॉर्गेज हुआ उसके बाद 21 दिनों के अंदर अंदर आपने इसको रिपोर्ट करना है रजिस्ट्रार को कि जी ये रहन हुआ है, ये चीज रहन की है, इतना पैसा लिया है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा लेंडर को। सो ऑल द पर्टिकुलर्स, ऑल द डिटेल्स मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार कंसर्न्ड विद इन 21 days from the date of its creation and along with other relevant documents। अब आपने मॉर्गेज डीड की कॉपी और इसकी तमाम पर्टिकुलर्स और तमाम डिटेल्स रजिस्ट्रार के पास जमा कराने हैं 21 दिन के अंदर। सिमिलरली एनी मॉडिफिकेशंस इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉर्गेज, कोई भी चेंजेस होती है मॉर्गेज की पर्टिकुलर्स में, सो दैट इज ऑल्सो टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार विद इन द सेट पीरियड। यानी कंपनी ने पैसा लिया और अपनी कोई प्रॉपर्टी रहन की, तमाम जो तफसीलात है रजिस्ट्रार को 21 दिनों के अंदर अंदर बता दी, लेकिन उसके बाद कोई मॉडिफिकेशन हुई इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉर्गेज, सो वो मॉडिफिकेशन भी आपने रिपोर्ट करनी है विद इन द सेट पीरियड टू द रजिस्ट्रार कंसर्न। एज सून
as the loan is then repaid. पैसा लोन वापस कर दिया, कर्जा कंपनी ने वापस कर दिया. So now it is the responsibility of the company to get the mortgage charge vacated. कि हम कंपनी का ये काम है कि वो कहें कि जी डेट पे ऑफ हो गया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं the satisfaction of mortgage. Remember this term, the satisfaction of mortgage, when the debt is paid off by the company. जब लोन रीपे हो गया, कर्जा वापस कर दिया गया, so means the mortgage, this is the satisfaction of mortgage. ये टर्म आगे चल के यूज होगा, so आपको अभी से समझ आ जानी चाहिए. satisfaction of mortgage का मतलब ये है कि जो कर्जा कंपनी ने वापस लिया था, कंपनी ने वो कर्जा वापस, जो कर्जा कंपनी ने लिया था, कंपनी ने वो कर्जा वापस कर दिया. It means the mortgage is satisfied. This is called the satisfaction of mortgage. And again, the time frame for reporting the satisfaction of mortgage, कि हाँ जी कर्जा कंपनी ने वापस कर दिया है, this is also to be reported to the registrar concerned within 21 days from the date of its satisfaction. So आपने याद क्या रखना है? आपने याद ये रखना है कि जब भी कंपनी कर्जा लेती है वो सिक्योरिटी भी देती है लेंडर को. सिक्योरिटी ये होती है कि वो अपनी कोई चीज मॉर्गेज करा देती है, रहन करा देती है, और वो उस रहन का, उस डिबेंचर के तमाम तफसीलात रजिस्ट्रार को देगी 21 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द डिबेंचर, द क्रिएशन ऑफ द मॉर्गेज. और जब वो कर्जा कंपनी वापस कर दे, जब वो वाजिब अदा कर दे कंपनी वो कर्जा, तो उसको हम कहते हैं दी सेटिस्फैक्शन ऑफ मॉर्गेज. और उसके बाद ये भी रजिस्ट्रार को बता देना है कि यस द कंपनी हैज पेड ऑफ द डेट, यानी द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड. वी हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ गिविंग सिक्योरिटी फॉर बोरोइंग. अब अभी मैंने आपको बताया ना कि जी कंपनी जब बोरो करती है तो वो मॉर्गेज करती है, वो सिक्योरिटी देती है टू द लेंडर कि भाई आपसे हमने ये पैसा लिया है, लेकिन आपके पास भी हमारी कोई चीज है, आप हमारी ये चीज जब हमें वापस करेंगे, जब हम आपको आपका कर्जा वापस करेंगे, सो आप हमें हमारे एसेट्स वापस कर देंगे. सो ये सिक्योरिटी लेते हैं कर्जा देने के लिए कंपनी को. अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज होती हैं. हमारे पास है चार्ज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज. चार्ज क्या है? चार्ज मीन्स इनकम्बरेंस. ये इनकम्बरेंस क्या है? दिस इज अ लीगल क्लेम. किसी चीज पे आपका क्लेम होता है, लियन होता है. क्यों वो क्लेम होता है? चार्ज में आपका क्लेम उस चीज पर इसलिए होता है, उन एसेट्स पे इसलिए होता है क्योंकि आपको आपकी चीज वापस नहीं हुई होती. एंड अ राइट, चार्ज इज एक्चुअली अ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टिल द पेमेंट ऑफ अ डेट और अ क्लेम. यानी हमने, कंपनी ने पैसा लिया और जब आपने कंपनी ने वो पैसा वापस नहीं किया, तो जो लेंडर है, दैट लेंडर विल हैव द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टिल द पेमेंट ऑफ डेट. जब तक कर्जा वापस नहीं किया, लेंडर ने आपकी चीज पे काबू पा लेना है. उसने उसको आपको तब तक वापस नहीं करना जब तक आप उसको पैसे वापस नहीं कर देते. मॉर्गेज, सिंपल. अ मॉर्गेज इज एन इंटरेस्ट इन लैंड created by a written instrument providing security for the performance of a duty or the payment of a debt. यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कहता है कि जी आप की ये चीज इनके पास है, लेंडर के पास है, आप लेंडर को लेंडर के पैसे वापस करो तो लेंडर आपको आपके एसेट्स वापस कर देगा. हाइपोथिकेशन. Hypothecation means the pledge of a property as security or collateral for a debt. Generally, physical transfer or transfer of the title does not takes place in the hypothecation.
यानी कंपनी ने कर्जा लिया और कंपनी ने अपना कोई भी जो घर है वो हाइपोथिकेशन उसकी हुई लेंडर के पास। अब लेंडर को उसने उस घर का कब्जा नहीं दिया, उसके तमाम कागजात दे दिए, मलकियत के कागजात, रजिस्ट्री कर दी है उसके नाम, टाइप मतलब कोई भी उसके मलकियत के कागजात उसके पास हैं। सो फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन उसको उसके पास वो कागजात चले जाते हैं। प्लेज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्लेज एज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। प्लेज में यह है कि आपने अपना जो प्रॉमिस किए है वो अदा करना है, आपने खास टाइम के बाद वो पैसा वापस करना है कंपनी ने, और कंपनी को उसको कि प्लेज की हुई चीज, उसका एसेट उसे वापस मिल जाएगा। देयर आर two types of charges. Please, this topic needs your attention. हमारे पास दो किस्म के चार्जेस होते हैं, the floating charges and the fixed charges. किताबी जुबान में समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स्ड चार्ज। अब जब कंपनी पैसा लेती है और जवाब में वो कुछ चीज मॉर्गेज करती है, एंड व्हेन द कंपनी सेज यस दिस इज द हाउस, आई विल मॉर्गेज दिस एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट। कर्जा दो और मेरा ये वाला जो घर है इस गली में इस नंबर का जो घर है ये मैं मॉर्गेज करता हूं। सो दिस इज द फिक्स्ड चार्ज, यानी आपने एक खास प्रॉपर्टी बताई। फ्लोटिंग चार्ज ये होता है कि आप कोई भी कंपनी पास्ट और प्रेजेंट की कोई भी प्रॉपर्टी बता सकता है और उस प्रॉपर्टी में चेंज भी हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी इट इज अ चार्ज ऑन क्लास ऑफ एसेट्स प्रेजेंट और फ्यूचर। अब वो कह सकते हैं जी जो आगे मेरा ये फलानी जगह होगी ये जो है ये मैं मॉर्गेज कर दूंगा, ये आपके पास होगी। सो ये या तो फिक्स चीज पर होती है, या तो फिक्स चार्ज होता है या फ्लोटिंग चार्ज होता है, एंड इट इज अ चार्ज ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स प्रेजेंट और फ्यूचर। सो अब हम देखते हैं कि कानून क्या कहता है अबाउट द फ्लोटिंग चार्जेस and fixed charges. Charges are of two types, floating charges and fixed charges. Floating charges, a company can deal with the property in the ordinary course of business unless the charges crystallize, yani when the companies goes into liquidation or some receiver is appointed. So major elements of floating charge क्या है? Floating charge is that charge which is on a class of assets present or past. जो आज कंपनी के एसेट्स है वो भी या जो आने वाले होंगे वो भी। Class of assets may change from time to time until some further step is taken. The company may ordinarily carry on business. फिक्स्ड चार्ज क्या है? अ फिक्स्ड चार्ज इज अ मॉर्गेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी ये घर जो इस गली में है इस नंबर का है, ये उसको हमने घर कराया तो वो फिक्स्ड चार्ज है। अ फिक्स्ड चार्ज इज अ मॉर्गेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम रियलाइजिंग दैट प्रॉपर्टी, डिस्पोजिंग इट विदाउट द कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ द चार्ज। कंपनी के पास ये इख्तियार नहीं है कि जो उसने फिक्स चार्ज, जो उसने एक खास घर बताया हुआ है एज अ मॉर्गेज, के कंपनी उसको नहीं लेगी जब तक के कंपनी ने कर्जा वापस नहीं किया होता, एंड नॉट इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ होल्डर्स। जो होल्डर्स हैं, जो जिनके पास, जिनको आपने मॉर्गेज किया है कंपनी ने, ये एक घर जो कि जिसको हम फिक्स चार्ज कह रहे हैं, तो वो घर
तब तक कंपनी नहीं लेगी, नहीं बेचेगी जब तक कि जो होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी के साथ मॉर्गेज किया है उनको जब तक कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए, वो जब तक वो अपनी रजामंदी ना दे दें। अ चार्ज होल्डर मस्ट बी पेड फर्स्ट whatever is due to him in order to get the property free of charge. Distinctions between fixed charge and floating charge, यानी ये जो दोनों चार्जेस हैं, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे चार्ज होता है या एक जो एक ऐसा कंपनी के ऐसे एसेट्स पे होता है which may change from time to time, इन दोनों में फर्क क्या है? Fixed charge is created on a specific and ascertained assets of the company, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल एसेट्स हैं उस पे जो चार्ज होता है वो फिक्स चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्जेस रिलेटिंग टू ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट और फ्यूचर, फिक्स नहीं है। एसेट्स विच आर सब्जेक्ट टू फिक्स चार्ज कैन नॉट बी चेंज। आप ये नहीं कह सकते कि जी पहले मैंने ये वाला घर मॉर्गेज किया था, अब ये वाला नहीं, ये वाला। We cannot make any changes. The assets which are subject to a fixed charge cannot be changed except with the consent of the charge holder. चार्ज होल्डर जिसके पास आपने ये घर मॉर्गेज किए हैं वो खुद ही कहे कि हाँ जी ये घर नहीं है, अगर उसकी रजामंदी हो तो कंपनी इस फिक्स चार्ज में चेंज कर सकती है, अदरवाइज नहीं। जबकि फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है, assets under floating charge may in the ordinary course of business be changed from time to time. उसमें चीजों में फर्क आ सकता है, assets में फर्क आ सकता है। Fixed charge is a legal charge. Floating charges is an equitable charge. At the time of winding up of a company, status cannot be changed. यानी fixed charge ही रहेगा, लेकिन at the time of winding up, the floating charge will automatically become the fixed charge. कंपनी वाइंडिंग अप हो गई, जो फ्लोटिंग चार्ज था वो ऑफ कोर्स फिक्स चार्ज बन जाएगा। Now, Section 121 of the Companies Ordinance 1984 says that the mortgages and charges, यानी कंपनी के जितने भी रहन है या कंपनी के जितने भी चार्जेस हैं उनको आपने रजिस्टर कराना होगा रजिस्ट्रार के पास विद इन 21 days ऑफ देयर क्रिएशन। प्लीज remember this thing that the company shall register all the mortgages, all the charges with the registrar within 21 days when the mortgages and charges are created. 21 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाओ और ये मॉर्गेज रजिस्टर कराओ कि जी ये हमने रहन किया है, इतने पैसों के एवज इतना कर्जा लिया, ये प्रॉपर्टी है, उसकी ये पर्टिकुलर्स है, फिक्स्ड है, फ्लोटिंग चार्ज है, जो भी है, all the details are to be given and these mortgages and charges need to be registered with the registrar within 21 days of their creation. अब कौन से चार्जेस एंड मॉर्गेजेस हैं जिनको हमने रजिस्टर कराना है अंडर सेक्शन 121 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984? अ मॉर्गेज और चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू of debenture, a mortgage or charge on any immovable property. एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? आपका डेस्क, आपका लैपटॉप, आपकी कोई मशीनरी, कोई प्लांट लगाया है कंपनी ने, दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लैंड, the house, the plot, that is the immovable property, right? So कंपनी ने जितना भी immovable property पर मॉर्गेज किया है या चार्ज किया है उसको भी कंपनी ने रजिस्टर कराना होगा रजिस्ट्रार के पास 21 दिनों के अंदर अंदर। जब भी कंपनी ने वो प्लॉट, वो जमीन रहन कराई थी, सो उसको लाजमी
रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना है, और जहां भी ये वाकया हो, वेयर एवर इट इज सिचुएटेड, और इस पे जो भी इंटरेस्ट है आपने बस इसको रजिस्ट्रार के पास लाजमी रजिस्टर कराना है। अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन एनी बुक डेट ऑफ द कंपनी, यानी बुक डेट पे जो भी मॉर्गेज और चार्ज होगा उसको भी लाजमी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना है। अब आप कहेंगे व्हाट इज अ बुक डेट? बुक डेट is the money that a company has not yet received from the customer who owe it money, यानी वो रकम जो कंपनी को अभी रिसीव ही नहीं की हुई, as recorded in the company's accounts में है लेकिन अभी कंपनी को मिली नहीं है, and a company is liable to charge its book debt as security for a loan। मतलब कंपनी कोई चीज जब रहन करा, वो कर्जा लेती है तो रहन के तौर पर वो बुक डेट को भी जो है वो उसको रहन करा सकती है। अ कंपनी इज एबल टू चार्ज इट्स बुक डेट्स एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। वो सिक्योरिटी के तौर पे वो जो कर्जा लिया है उसकी सिक्योरिटी के तौर पे बुक डेट को भी मॉर्गेज कर सकती है, और उस मॉर्गेज को भी रजिस्टर कराना लाजमी है रजिस्ट्रार के पास विद इन 21 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। इसके अलावा मॉर्गेज और चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक इन ट्रेड है उसको भी मॉर्गेज किया जा सकता है। अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन अ शिप और एनी शेयर ऑन अ शिप, a mortgage or charge on a goodwill, on a patent or license under a patent or a trademark or on a copyright. A mortgage or charge or other interest based on agreement for issuing of any instrument in the nature of redeemable capital. So ये वो तमाम मॉर्गेजेस हैं जिनको रजिस्टर कराना रजिस्ट्रार के पास 21 दिनों के अंदर अंदर लाजमी है। जब भी ये मॉर्गेजेस क्रिएट होते हैं उसके 21 दिनों के अंदर अंदर इसको लाजमी रजिस्टर कराना होता है रजिस्ट्रार के पास। सपोज ये जो मॉर्गेजेस हैं या जो चार्जेस हैं इनको मुकर्ररा वक्त जो 21 दिन मैंने अभी बताए हैं उन दिनों के अंदर अंदर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो क्या होगा? What if the charge is not registered in time? So, सवाल क्या है? सवाल है कि अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक तो क्या होगा? So, if the charge is not registered in the required time, that charge will be considered as void. Void जो बिल्कुल सही ना हो सके, valid, invalid नहीं, void। हमारे पास 3 चीजें होती है, valid, invalid, void। valid सही चीज, invalid जो गलत हो सकती है होती है लेकिन सही हो सकती है, void जो completely जो ठीक हो ही ना सके। So if charge is not registered in time, then it is void against the liquidator or administrator and any creditor of the company. Void किसके अगेंस्ट होगा? Liquidator, administrator or any creditor of the company. This means that the debt for which the charge was given will remain payable but it will be unsecured. If a company fails to deliver a charge and no interested party has registered it, then the company and every officer of the company who is in default are liable to fine. And if the default continues, फिर भी आप इसको रजिस्टर नहीं कराते, then they are liable to a daily default fine. रोज के हिसाब से इनको फाइन देना पड़ेगा। कब? If the company fails to deliver a charge and no interested party has registered this charge. तो फिर जाहिर है जो ऑफिसर ऑफ द कंपनी है वो इसके जिम्मेदार होंगे, उनको जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, और जब तक कि ये आपने सही नहीं किया, जब तक कि ये गलती मौजूद है तब तक
पर डे के हिसाब से टिल दी ऑफेंस कंटिन्यूज जुर्माना फाइन देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू अ चार्ज, सेक्शन 122 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। If a company acquires a property which is subject to a charge from a person who had no obligation to get the charge registered with the registrar of companies, the company shall get the charge registered within 21 days of the acquisition of that property. Yani, if a company acquires a property which is subject to charge from a person who had no obligation to get the charge register, तो उस वक्त क्या होगा, कंपनी इस चार्ज को रजिस्टर करेगी 21 दिनों के अंदर अंदर। और अगर कंपनी ने भी इस चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, सो एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी फाइंड अप टू ₹2,000। नाउ हम बात कर रहे हैं अबाउट द मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। कंपनी जब कहीं से पैसा बोरो करती है और तो जवाब में वो अपनी कोई चीज भी मॉर्गेज करती है, उस मॉर्गेज पे चीज भी मॉर्गेज करती है, कंपनी उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी एक खास टाइम के बाद कंपनी वापस करेगी। सो इन तमाम मॉर्गेजेस का, इन तमाम चार्जेस का सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड कंपनी भी रखेगी और ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रार भी रखेगा। सो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, these registers are to be kept by the registrar and by the company as well. The registrar is required to keep a register in respect of each company in the prescribed form containing the some particulars of the mortgages and charges. अब ये रजिस्टर जो रजिस्ट्रार अपने पास महफूज रखेगा रिगार्डिंग दी मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, तो उसमें क्या पर्टिकुलर्स होंगे? ऑफ कोर्स उसमें उस रहन के, उस मॉर्गेज के तमाम डिटेल्स होंगे, जैसे कि डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ईच मॉर्गेज और चार्ज, किस दिन ये रहन हुआ, अमाउंट सिक्योर्ड अगेंस्ट सच मॉर्गेज और चार्ज, उस मॉर्गेज के एवज कंपनी ने कितना कर्जा लिया, शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज और चार्ज, कंपनी ने जो एसेट, जो प्रॉपर्टी लेंडर को मॉर्गेज की, रहन की, उसकी कुछ थोड़ी बहुत तफसीलात, द नेम ऑफ मॉर्गेजीज और पर्सन्स इंटाइटल टू द चार्ज, उनके भी नाम कवायफ तमाम इस रजिस्टर में होने चाहिए। वो रजिस्टर जो कि रजिस्ट्रार के पास होगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 टू कीप अ रजिस्टर in respect of each company in the prescribed form containing the particulars of the mortgages and charges. Section 135. Section 135 requires that a company is to keep a register of mortgages at its registered office. The company shall enter in the register of mortgages and charges all mortgages and charges affecting property of the company, all floating charges on the undertaking or on the property of the company। और उस रजिस्टर, वो रजिस्टर हमें क्या बताएगा? मुख्तसर सी एक तफसील उस प्रॉपर्टी की, उस असासे की जो कि रहन रखवाया गया है, द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, क्या अमाउंट है उसकी, एंड द नेम्स ऑफ द मॉर्गेजेस, ये रजिस्टर में ये लिखा होगा। एंड दिस रजिस्टर इज टू बी केप्ट बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सो इन दोनों सेक्शन में हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा
कि जो मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का जो एक रजिस्टर बनाया जाता है, और उस रजिस्टर को दीज रजिस्टर्स आर टू बी केप्ट बाय द कंपनी एंड बाय द रजिस्ट्रार बोथ. Certificate of registration under section 127 of the Companies Ordinance 1984. और ये सर्टिफिकेट देगा रजिस्ट्रार. The registrar shall give a certificate under his hand of the registration of any mortgage or charge. रजिस्ट्रार कहेगा कि जी हाँ, आपने ये कहा था और ये मॉर्गेज, ये रहन मैंने रजिस्टर कर लिया है, एंड उसमें वो अमाउंट भी बताएगा. सो फाइनली जब वो उसको मॉर्गेज को जब वो एंटर कर लेगा, जब वो उसको अपने पास रजिस्टर कर लेगा, सो देन द रजिस्ट्रार विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. द सर्टिफिकेट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस. ये जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, जो लेंडर के पास सर्टिफिकेट आएगा, वो इस बात का सबूत होगा that the requirements of the ordinance regarding the registration of mortgages or charges have been complied with. Once the mortgage is registered in the office of the registrar, mortgage register हो गया, उसके बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू करेगा जो इसका बात का सबूत है कि जी कंपनी ने मॉर्गेज को रजिस्टर कर लिया है और वो मॉर्गेज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के उसूलों के मुताबिक है. और ये जो है तो उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, जो मॉर्गेज को रजिस्टर करने का सर्टिफिकेट होता है, ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है, हमारे पास एक सबूत होता है रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ the mortgage. Duty of company and right of interested parties as regard registration. अब जिसने पैसा दिया है, अगर वो बंदा इंटरेस्टेड हो, वो बैंक इंटरेस्टेड हो, तो वो भी स्मार्ट मॉर्गेज को रजिस्टर करा सकते हैं और वो कंपनी को कह सकते हैं कि जी इस रजिस्ट्रेशन पर जो हम मॉर्गेज को, जिस इस रहन को रजिस्टर करा रहे थे, इस पे हमारा इतना पैसा लगे, आप वो पैसा वो वापस ले सकते हैं. यानी कंपनी ने किसी से बोरो किया, उसको पैसे मिल गए, कंपनी ने जवाब में अपनी कोई चीज रहन रखाई, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इस मॉर्गेज को, इस रहन को रजिस्टर कराना है. अब दिस इज एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ द कंपनी. And the right of this registration of mortgages and charges is also given to the person interested, to the party interested. So it shall be the duty of the company to get registered any mortgage or charge created and of the issue of series of debentures requiring registration. ये series of debenture क्या है? Sometimes the companies issue shares in one series, 1 से लेकर सपोज 10 तक, 100 तक. जब कंपनी एक सीरीज में डिबेंचर इशू करती है तो हम उसे कहते हैं सीरीज ऑफ डिबेंचर्स. लेकिन वो सपोज 1 मिलियन के डिबेंचर है तो उसको हम 1 मिलियन का एक डिबेंचर कभी भी तस्वुर नहीं करते. उसको हम अलग-अलग, उसमें हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी अलग-अलग कीमत है. सो ये होता है दी सीरीज ऑफ debenture, and this series of debenture requires a registration. If the company has not registered the debentures, any person interested the mortgage or charge is entitled to get the charge registered, to get the mortgage registered at his own. And he is also entitled to recover the cost. वो खर्चा तलब कर सकता है of that registration from the company. यानी लेंडर ने खुद ही उस मॉर्गेज को रजिस्टर करा दिया, अब वो कंपनी को कह सकता है कि जी इतना मेरा कॉस्ट हुआ, इतना खर्चा हुआ है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन पे हुआ है इसको वापस दे दो. It is the company's duty to get registered any modification to the charge registered earlier. अब कंपनी ने ना सिर्फ मॉर्गेज को रजिस्टर कराना है, चार्जेस को रजिस्टर कराना है, उसके साथ साथ इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो
उसको भी वो रजिस्टर कराएगी। अब ये जो रजिस्टर है मॉर्गेजेस का, चार्जेस का, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन, कोई तस्हील, कोई दुरुस्तगी होती है अंडर सेक्शन 131 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984? The register of mortgages and charges can be rectified. उसमें दुरुस्तगी होती है अगर उसमें कोई दुरुस्त करने की चीज है, अगर कोई गलती से कोई चीज उसमें आ गई है, कोई ओमिशन है, कोई भी मिस स्टेटमेंट है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन जरूरी है और उसकी रेक्टिफिकेशन होती है बट कमीशन के कहने पे। कमीशन ऑर्डर करता है कि जी हाँ, रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। Commission orders, commission directs that this register of mortgages and charges under section 131 of the company's ordinance needs to be rectified, और उसके बाद उसमें rectification हो सकती है। If there has been omission to register a mortgage or charge within 21 days of its creation, if there has been omission or misstatement of any particular with respect of any mortgage or charge, if there has been an accidental or due to any inadvertence or some other sufficient cause omission to give intimation to the registrar about the payment or satisfaction of debt for which a mortgage or charge was created. So इस तरह की कोई भी ओमिशन हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, जैसे कि जी आपने कंपनी ने इंटीमेट करना था रजिस्ट्रार को अबाउट द पेमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ मॉर्गेज और अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट, लेकिन वो नहीं किया। सो ये तमाम चीज़ें दे नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। कोई मिस स्टेटमेंट है ऑफ एनी पर्टिकुलर, there has been omission or misstatement of any particular with respect to any mortgage or charge. So कोई भी misstatement के लिए, किसी भी गलती के लिए, अब जाहिर है अगर रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस में कोई चीज गलती से लिख दी गई है, एंटर हो गई है, दर्ज कर दी गई है, तो उसको रेक्टिफिकेशन करनी होती है। तो हम उन तमाम ओमिशंस, उन मिस स्टेटमेंट का को हम रेक्टिफाई करेंगे अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज? नाम से ही जाहिर हो रहा है, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है द चार्ज इज सेटिस्फाइड, द चार्ज इज पेड ऑफ। यानी कंपनी जब प्रिंसिपल अमाउंट, वो तमाम कर्जा जो कंपनी ने लिया हुआ है, वो तमाम एज अ होल जब वो वापस कर दे, तो हम कहते हैं द डेट हैज बीन सेटिस्फाइड। दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सो व्हाट शुड द कंपनी डू व्हेन द चार्ज इज पेड ऑफ, व्हेन द चार्ज इज सेटिस्फाइड? कंपनी क्या करेगी उसके बाद? उस कंपनी को क्या करना चाहिए when the charge is paid off or satisfied? On the one hand, it is in the company's own interest. कंपनी के अपने मुफाद में ये बेहतर है। And on the other hand, it is the requirement of the law that a company should inform the registrar concerned that the charge has been fully satisfied, so that the stakeholders, the investors, the lenders, they should know that all the debts of the company has been paid off. अब देखें, जब मैं किसी को कर्जा जो मैंने लिया था वो वापस करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे खुद भी एक सुकून होगा, मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि जी मैंने डेट अदा कर दिया, सर से उतार दिया। इसी तरह जब कंपनी को भी जब वो कर्जा अदा करते तो उसको रजिस्ट्रार को बताना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रार के नोटिस में ये रहे कि यस द डेट हैज बीन पेड ऑफ, द चार्ज इज सेटिस्फाइड। सो रजिस्ट्रार को बताना लाजमी है। और उसके बाद क्या होता है कि वंस द चार्ज हैज बीन सेटिस्फाइड, सो
स्टेक होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, जैसे कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, उनको भी पता चलता है कि हाँ जी कंपनी के सर से ये बोझ उतर गया है. The particulars of satisfaction of mortgage charge shall be submitted to the registrar concerned on a prescribed form, and that is form number 2017. 17 नंबर का फॉर्म में के ऊपर 21 दिनों के अंदर अंदर जब सेटिस्फेक्शन हो जाती है, when the charge is satisfied, उसके 21 दिनों के अंदर अंदर कंपनी ने फॉर्म 17 के ऊपर रजिस्ट्रार को ये बता देना है कि yes the company has paid off, and the company will submit that form 17 within 21 days from the date of satisfaction, from the date of repayment. The company shall submit this form 17 to the registrar concerned. और जब ये फॉर्म 17 कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास जाके जमा करा दिया, सो रजिस्ट्रार के पास सबूत आ गया कि हाँ कंपनी ने पैसा वापस कर दिया है, कंपनी ने अपना कर्जा चुका दिया है. सो फॉर्म 17 को याद रखना है, और याद रखना है कि जब कंपनी अपना उधार चुका दे उसके 17 दिनों, उसके 21 दिनों के अंदर अंदर, उसके विदिन 21 डेज, 21 दिनों के अंदर अंदर जो है कंपनी ने रजिस्ट्रार को फॉर्म 17 के ऊपर ये सबमिट करा देना है, ये फॉर्म जो ये बता देगा कि यस द डेट हैज बीन फुली सेटिस्फाइड. सो द स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, they will know, they will be aware of the fact that the debt has been paid off. Satisfaction of charge under section 132 of the Companies Ordinance 1984. Whenever company pays or satisfies a charge in full, it shall within 21 days of such satisfaction inform the registrar of such satisfaction. On receipt of such notice, now the registrar shall call upon the person in whose favor charge was registered to show cause as to why the satisfaction of charge may not be registered. Such person shall be required to respond within 14 days of such notice. अब जब कंपनी ने ये जमा करा दिया, अब जो रजिस्ट्रार है वो 14 दिन के अंदर अंदर जिस बंदे के नाम पे ये चार्ज था, तो ताकि वो बंदा बताए टू शो कॉज एज टू व्हाई द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मे नॉट बी रजिस्टर्ड. Such person shall be required to respond within 14 days. If no cause is shown, the registrar shall order that memorandum of satisfaction be entered. Memorandum of satisfaction be entered, and shall also furnish a copy to the company if so required by the company. यानी रजिस्ट्रार अपने पास इंदराज कर लेता है कि हाँ जी कंपनी ने कर्जा अदा कर लिया है. एंड इफ अ कॉज इज शोन, द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट ऑफ इट इन द रजिस्टर एंड इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट द कॉज. सो याद रखिए, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का मतलब है कर्जा अदा कर देना. जब कंपनी कर्जा अदा करे तो उसने 21 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है कि जी कर्जा अदा हो गया है, the debt has been paid off, and on receipt of such notice the registrar shall call upon that person जिसके फेवर में ये चार्ज हुआ था, and he has to show a cause as to why the satisfaction of charge may not be registered. Such person shall be required to respond within 14 days of such notice. और उसके बाद कॉज नहीं है, सो द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन बी एंटर्ड इन द रजिस्टर. और अगर कॉज है सो रजिस्ट्रार ने क्या करना है, कंपनी को इन्फॉर्म करना है अबाउट द कॉज. पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू टेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शंस एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटिमेशन फ्रॉम द कंपनी.
रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार है कि वो एंटर करे इन सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस को एंड रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ इंटिमेशन फ्रॉम द कंपनी। कंपनी ने इंटिमेट नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रार के पास इख्तियार है कि वो एंटर करे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस को। भाई जब कंपनी ने पैसा वापस कर लिया है, सो ऑफ कोर्स द रजिस्ट्रार विल हैव टू एंटर इट दैट द डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इफ द रजिस्ट्रार हैज द एविडेंस। रजिस्ट्रार के पास ये सबूत है एंड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द कंपनी, और कंपनी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, रजिस्ट्रार के पास एक ग्राउंड्स मौजूद हैं, सबूत मौजूद है दैट द चार्ज हैज बीन सेटल्ड आइदर होली or partly or part of the property or undertaking charge has ceased to be that property of the company, he may enter in the register a memorandum of satisfaction of charge either whole or in part. अब वो उसको खुद एंटर करेगा रजिस्ट्रार regarding the satisfaction of charge. Particulars in case of series of debentures entitling holders pari passu. Under 123 of these, under section 123 of the Companies Ordinance 1984, यहाँ पर the situation is कि I've already told you कि the company may issue debentures in a series. Company debenture जो कि इशू करती है कर्जे के लिए, वो एक सीरीज में भी इशू करती है। सो कहा यह गया है कि जो जब डिबेंचर्स एक सीरीज में इशू हो, सो इट मे बी हैपन दैट these debentures which are issued in series, they will have the pari passu, they will have the they will stand side by side with each other, they will be on equal footing. So particulars in case of series of debentures entitling holders pari passu, जब एक सीरीज में डिबेंचर इशू होते हैं, सो उनको एक फुटिंग में जब रख लिया जाता है, यानी उनको एक ही उनकी कैटेगरी होती है। जाहिर है जब डिबेंचर इशू होते हैं, 1 मिलियन के डिबेंचर्स हैं, लेकिन उसको हम एक डिबेंचर नहीं तस्वुर करते हैं, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, हर डिबेंचर की एक अपनी एक मालियत है। सो ये जो डिबेंचर होते हैं, ये सीरीज ऑफ डिबेंचर जब होते हैं, इनकी अगर इट मे हैपन अंडर सेक्शन 123 कि इसको हम पैरी पैसो कहें, इनको हम कहेंगे जी ये तमाम डिबेंचर्स हैं, दे आर एंटाइटल्ड पैरी पैसो, दे आर ऑन एन इक्वल फुटिंग विद ईच अदर, दे आर एट द सेम रेट, द सीरीज ऑफ डिबेंचर्स आर एट द सेम रेट। ये इस सेक्शन में बताया गया है। सो द लैंग्वेज ऑफ द लॉ लैंग्वेजेस, where a series of debentures containing any charge to the benefit of which the debenture holders of that series are entitled pari passu. जिनके पास ये डिबेंचर है, they are pari passu, they are on equal footing. Entitled pari passu is created by a company, और कंपनी ने कहा है कि जी ये तमाम डिबेंचर होल्डर्स दे आर ऑन इक्वल फुटिंग एंड दैट इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी. It shall be sufficient for the purpose of section 121 if all these series of debentures are filed with the registrar within 21 days after execution of deed containing the charge, or if there is no such deed after execution of any debenture of the series, the following particulars, namely the total amount secured by the whole series, यानी इस तमाम सीरीज की टोटल अमाउंट क्या है, सपोज 1 मिलियन, the dates of resolution authorizing the issue of the series,
जाहिर है एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, एक करारदाद पास हुई थी जिसमें कहा था कि जी ये सीरीज ऑफ डिबेंचर इशू होंगे. वो the dates of resolutions authorizing the issue of the series and the date of the covering deed, if any, by which security is created or defined. A general description of the property charged. उसकी क्या description है, उसके बारे में एक generally आपने एक description उस property की देनी है जो कि charge हुई हुई है. The names of the trustees, if any, for the debenture holders. अगर कोई ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं, सो उन ट्रस्टीज के क्या नाम है, ट्रस्टीज कौन होते हैं. ट्रस्टीज आर देयर टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. particulars in case of commission on debentures, section 124 of the Companies Ordinance 1984. यहां पर यह बताया गया है कि जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है, डिबेंचर क्या है? एविडेंस ऑफ डेट. इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज द एविडेंस ऑफ डेट. एक ऐसी दस्तावेज जो कि कर्जे का एतराफ करती है. कंपनी बाज औकात ये डिबेंचर किसी कमीशन पे भी इशू कर सकती है. द कंपनी हैज द पावर टू इशू द डिबेंचर on commission or discount. So where any commission, where any allowance or discount has been paid or made either directly or indirectly by the company to any person, yani commission, allowance, discount, when these are paid by the company to any person, जब कंपनी किसी भी बंदे को कोई कमीशन दे, अलाउंस दे, डिस्काउंट दे, सो इन एनी क्यों दे वो? इन एनी कंसिडरेशन ऑफ हिज सब्सक्राइबिंग और एग्रीइंग टू सब्सक्राइब वेदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली फॉर एनी डिबेंचर. यानी जब कोई बंदा कंपनी को कोई शराइत के साथ या शराइत के बगैर वो सब्सक्राइब करे कंपनी के डिबेंचर्स के लिए, तो कंपनी उनको उसको डिबेंचर के एवज उसके साथ उसको कंपनी कैन ऑफर दैट पर्सन द कमीशन, द अलाउंस और कैन ऑफर द डिस्काउंट. एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ दैट कमीशन, अलाउंस और डिस्काउंट, the particulars are required to be filed for registration under section 121 and 123. So, अब आपने उन particulars में क्या बताना होगा कि जी कितना अमाउंट पे कमीशन, कितना कमीशन दिया गया, कितना अलाउंस दिया गया, कितना डिस्काउंट दिया गया. So, the main theme of this section is कि जब कंपनी किसी बंदे को, कोई भी बंदा जो कि इस कंसिडरेशन के साथ रजामंद होता है, कंडीशंस के साथ या एब्सोल्युटली फॉर द डिबेंचर्स, सो कंपनी उस बंदे को कमीशन, अलाउंस या डिस्काउंट ऑफर कर सकती है. और द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस डिस्काउंट, अलाउंस और कमीशन जो भी कंपनी ने ऑफर किया है, उसके तमाम तफसीलात रजिस्ट्रार के पास अंडर सेक्शन 121 एंड 123 फाइल करने चाहिए. नाउ व्हाट आर दोस पर्टिकुलर्स व्हिच आर टू बी फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 121 एंड 123? द पर्टिकुलर्स आर रेट, परसेंट ऑफ द कमीशन, डिस्काउंट और अलाउंस सो पेड और मेड. ये तमाम पर्टिकुलर्स कंपनी ने जमा कराने होते हैं इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार. बट रिमेंबर दिस थिंग that an omission to do this shall not affect the validity of the debentures issued. जो डिबेंचर इशू
किए हुए हैं उसकी वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब ये नहीं कि आपने कमीशन दे दिया है किसी बंदे को, कमीशन पे डिबेंचर दे दिए है या अलाउंस दे दिया है उसको या कोई डिस्काउंट दे दिए तो उसके डिबेंचर पे कोई फर्क आएगा। डिबेंचर उसी तरह वैलिड रहेगा। डिबेंचर की वैलिडिटी पे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Deposit of any debentures as security for any debt of the company shall not for the purpose of this section shall be treated as issue of debenture at discount। यानी यहाँ पर ये जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं डिबेंचर के लिए या कुछ, उससे हम डिबेंचर की कीमत कम नहीं कर रहे। याद रखिए कि जो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, right? So, deposit of any debentures as a security for any debt of the company shall not for the purpose of this section be treated as issue of the debenture as discount। Section 130 of the Companies Ordinance 1984 requires कि कंपनी के हर रजिस्टर्ड ऑफिस में उस कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कॉपी पड़ी होगी। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? द इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग मॉर्गेज और चार्ज। These instruments are to be kept at the registered office of the company. So every company shall cause a copy of every instrument creating any mortgage or charge requiring registration under section 121 and every instrument evidencing modification in the terms and conditions. So all these modifications and all these mortgages and charges, the record is to be kept at the registered office of the company. So simply ये कि जी कंपनी ने इन mortgages और charges का तमाम रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होगा। The copies kept at the registered office of the company in pursuance of section 130 of instruments, यानी 130 में मैंने अभी आपको कहा कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएटिंग मॉर्गेजेस एंड चार्जेस वो रखेगी। सो इन तमाम जो ये जो रिकॉर्ड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़ा हुआ है रिगार्डिंग दी मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, सो ऑल द रिकॉर्ड इज shall be open for inspection at all reasonable times। working of hours जो होते हैं उसमें कोई भी जाके ये जो mortgages and charges है उसको जो जिसका जो record है जो registered office में पड़ा है उसको वो inspection कर सकता है। so the creditors usually they are allowed to go and inspect the record of the to be kept in the registered office regarding the mortgages and charges। इसके अलावा these mortgages and charges and this record shall also be open to the inspection for any other person। ना कि सिर्फ creditors जाके इस रिकॉर्ड को की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, बल्कि इसके अलावा these register of mortgages and charges shall be open to the inspection of any other person but on payment। वो पे करेगा और जाके कंपनी का जो ये रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है उसको इंस्पेक्शन कर सकता है। पेमेंट क्या है? पेमेंट जो है वो एक नॉमिनल सी अमाउंट होती है। सो याद रखे दी fee not exceeding, the fee should not exceed the prescribed amount for such inspection। हर इंस्पेक्शन हर काम के लिए ऑर्डिनेंस के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फी है। सो उसी प्रिस्क्राइब्ड फी के अंदर कोई भी बंदा जाके कंपनी के इस रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को जाके उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन टुडेज लेक्चर वी हैव डन अबाउट द मॉर्गेजेस एंड चार्जेस ऑफ द कंपनी। आई हैव टोल्ड यू कि जब कंपनी कोई भी मॉर्गेज करती है, कोई भी चीज अपनी रहन रखवाती है और उसके एवज बोरो करती है, कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास उस तमाम मॉर्गेज का रिकॉर्ड उसका की डिटेल्स रजिस्टर करानी होगी और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा।
ये जो mortgages हैं, these charges, mortgages, pledges, hypothecation, these are actually the securities for the borrowing. जब कोई बंदा कर्जा देता है, एक बड़े पैमाने पे कर्जा देता है, सपोज बैंक कंपनी को कर्जा देती है, तो बैंक ने अपने उस पैसे को सिक्योर करना है कि कंपनी कहीं कोई फ्रॉड ना कर ले, भाग ना जाए, तो कंपनी इन रिटर्न कोई भी चीज उसकी रहन रखवा लेती है, मॉर्गेज करा देती है. अब डिफरेंट सूरतें हैं उस बोरोड मनी को सिक्योर कराने के. सो हमने आज के चैप्टर में ये देखा, द मोड्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर बोरोइंग. देन I have told you about the types of charges, fixed charge and the floating charge. We have discussed about the registration of mortgages and charges under section 121, and मैंने आपको बताया कि the register of mortgages and charges is to be kept by the company as well as the registrar, and certificate of registration of the mortgages and charges shall also be issued under section 127 of the Companies Ordinance 1984, and the rectification of register of mortgages and charges is also allowed under section 131 of the Companies Ordinance 1984. We have discussed about the satisfaction of charges. When the debt is paid, when the charge has been satisfied, it means the satisfaction of charges. Finally, I have told you that copy of instrument creating mortgages or charges are to be kept at registered office. हर रजिस्टर्ड ऑफिस में ये जो मॉर्गेजेस एंड चार्जेस है इनकी रजिस्टर होने चाहिए, और वो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए विच हैव क्रिएटेड दोज मॉर्गेजेस एंड चार्जेस. और ये जो मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के जो रजिस्टर हैं, दे आर ओपन फॉर इंस्पेक्शन to the creditors and to any other person on a prescribed fee, on payment of prescribed fee. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.